गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो बेसिकली आज हम उसी सेम सिस्टम के दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि वो यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो बेसिकली जो यूरिन बनाने का, यूरिन फॉर्मेशन का जो भी काम है, फिल्ट्रेशन नहीं, फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का जो भी काम है वो बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर होता है। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल के जैसा है। ट्यूब्यूल, ठीक है। ट्यूब्यूल यानी कि जो ट्यूब के जैसा देखने में लगता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दो एंड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो पहला एंड है, यहाँ पे हम जस्ट इसको ऐसे समझ लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके, फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड। जो फर्स्ट एंड होता है वो क्लोज होता है। ठीक है। पहला पॉइंट इसके अंदर, फर्स्ट एंड के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि ये हमेशा क्लोज होता है, और ये दिखने में जो है वो कप शेप का होता है। कप शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बेसिकली हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलस कैप्सूल या वुमेन्स कैप्सूल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम लिया जा सकता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल या वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है। और ये जो पहला एंड है उसके बारे में बात करी थी हमने, ये क्लोज होता है और कप शेप का होता है। अब जो सेकेंड एंड है, सेकेंड एंड के बारे में बेसिकली क्या है कि जो सेकेंड एंड है वो कनेक्ट होकर के पीछे जा करके जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट से मर्ज होता है। कनेक्ट विद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। जो ये है कलेक्टिंग डक्ट से जाकर के कनेक्ट हो जाता है आगे चल करके। ठीक है। तो बेसिकली जो नेफ्रॉन है, हमारी नेफ्रॉन के बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब्यूल के जैसा होता है। उसमें दो एंड प्रेजेंट होता है। फर्स्ट एंड जो क्लोज्ड होता है, कप शेप का होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं या वुमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड एंड होता है वो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होता है। अब जो हमने यहाँ पे बात करी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल काम क्या करता है, यहीं पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो ये कैप्सूल है ये बेसिकली ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है ना। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है, कैपिलरीज, आर्टीरियल जो कैपिलरीज होती हैं उनकी नेटवर्क को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है। कैपिलरीज नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ठीक है। इसको हम आर्टीरियल कैपिलरीज भी बोल सकते हैं। नेटवर्क ऑफ आर्टीरियल कैपिलरीज, यानी कि जो आर्टेरियल कैपिलरीज होती हैं उनका जो गुच्छा होता है या नेटवर्क जो बनाती हैं उसी को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इन्हीं ग्लोमेरुलस कैप्सूल को ये कवर करके रखता है। और हमने जो सेकेंड एंड के बारे में पढ़ा वो क्या है, कलेक्टिंग डक्ट से जाकर के कनेक्ट हो जाता है या जुड़ा हुआ होता है, हम कह सकते हैं बेसिकली। ठीक है। अब हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्ट्स हैं वो दो भागों में हम यहाँ पे एक रे डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि जो पार्ट्स है, नेफ्रॉन का जो पार्ट है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहले को हम बोलते हैं रीनल कार्पसल्स। ठीक है। पहला क्या है, रीनल कार्पसल्स, और दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स।
ठीक है। रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल्स वो जगह है जहाँ पे ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, ठीक है, जहाँ ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है उस जगह को हम रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। बेसिकली हम अभी इसको एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट हम इसके पार्ट्स के नाम पढ़ लेते हैं पहले। दूसरा, जो फिल्ट्रेट होता है या जो फिल्टर फ्लूइड होता है, फिल्टर फ्लूइड पास होता है इसके द्वारा, यानी कि एक रास्ता जिसके द्वारा जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है वो इसी के द्वारा पास होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को इन्हीं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला रीनल कॉर्पसल्स, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। अब जो रीनल कॉर्पसल्स है इसको वापस से हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जिसको हम वुमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा है इसको, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, ये क्या है, कैपिलरीज नेटवर्क है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, कैपिलरीज नेटवर्क है। और ये क्या है, डबल वॉल इपिथेलियल कैप है, इपिथेलियल कप, जो कि ग्लोमेरुलस को कवर करके रखता है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल एक डबल वॉल इपिथेलियल कप है जो कि इसको पहले वाले स्ट्रक्चर को कवर करके रखता है, ठीक है। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल को बेसिकली हम तीन भागों के अंदर बांटते हैं। पहला जो है जिसका नाम है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरा है लूप ऑफ हेनले और तीसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो नेफ्रॉन का लास्ट एंड है, सेकेंड वाला एंड, जो कि आगे जाकर के कलेक्टिंग डक्ट से जाकर के मर्ज हो जाता है या कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो पीसीटी है ये बेसिकली सारे ट्यूब्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्यूब लाइक ही सारे स्ट्रक्चर हैं। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले को वापस से दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरा सेम इसी तरीके से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम डायग्राम देख लेते हैं पार्ट्स के बारे में, जस्ट कि जो पार्ट्स हैं वो रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स दो भागों में बांटा गया है। रीनल कॉर्पसल्स वो जगह है जहाँ पे ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स वो जगह है जहाँ पे फिल्ट्रेट है वो जहाँ से बाहर निकलता है या पास होता है, ठीक है। अब रीनल कॉर्पसल्स जो हैं इनको हम वापस से दो भागों में बांटते हैं, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, आर्टेरियल कैपिलरीज का। और ग्लोमेरुलर कैप्सूल क्या होता है, एक इपिथेलियल सेप का कप होता है, यानी कि डबल वॉल्ड इपिथेलियल सेल का कप होता है जो इसको कवर करके रखता है, जो ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क हैं इनको कवर करके रखता है, ठीक है। दूसरा जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स को बेसिकली हम तीन भागों में बांटते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। लूप ऑफ हेनले को वापस से हम दो भागों में बांटते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, ठीक है, कि ये बेसिकली कैसे कैसे होता है।
देखो ये जो स्ट्रक्चर है मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम कप शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपको कप शेप का दिखाई दे रहा है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे साइज में स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे दो आर्टरी है, एफरेंट और इफरेंट, जो अंदर जाकर के एक ब्लड कैपिलरीज का बेसिकली नेटवर्क बनाती हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंदर लेकर के जा रही, ये क्या है, एफरेंट, और ये इसको हम बोलेंगे इफरेंट, इफरेंट आर्टरी। ठीक है, ये एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी है। अब देखो इसके अंदर ही सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल कॉर्पसल्स बेसिकली क्या है, पहला जो रीनल कॉर्पसल्स का पार्ट हो गया वो ये हो गया, दूसरा जो पार्ट हो गया वो ये हो गया। ठीक है, आपको जो ये कप शेप का दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जितने भी ट्यूब शेप के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जो है रीनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट है। तो रीनल कॉर्पसल्स में सबसे पहला जो हमने पढ़ा था उसका नाम क्या था, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। और दूसरा ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है कप शेप का, ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, ये है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये जो आपको घुमा हुआ सा, मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही क्या है, पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले, जिसको यहाँ पे हम डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के नाम से जानते हैं। ये क्या है, असेंडिंग, ठीक है, और इधर है डिसेंडिंग। और ये दोनों मिला करके, और ये सारा ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके बाद आगे जाकर के ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यही पार्ट क्या है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे आकर के, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट में आकर के मर्ज हो जाता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा है एफरेंट और इफरेंट आर्टरी आकर के ब्लड कैपिलरीज का जो है वो जाल बना रही हैं, आर्टीरियल कैपिलरीज का जाल बना रही हैं, जिनको हम बेसिकली ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस को कवर करती हुई डबल वॉल इपिथेलियल लेयर है, या जो कि कप शेप फॉर्म कर रही है, इसी को हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। ये आगे जाकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। यही आगे जाकर के लूप ऑफ हेनले बना रहा है, फिर ये आगे डीसीटी में कन्वर्ट हो जाता है, और डीसीटी आगे जाकर के कलेक्टिंग डक्ट से जाकर के मर्ज हो जाता है। तो ये बेसिकली जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसके किनारे किनारे चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, सपोज करो ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा इधर 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 चारों तरफ इसके ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज काम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो है ये नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को सप्लाई करते हैं। जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन है, इनके अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में था।
नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो हमारा पूरा का पूरा नेफ्रॉन है, ये पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन है वो इपिथेलियल सेल के सिंगल लेयर से बना होता है। सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल, यानी कि इपिथेलियल सेल के सिंगल लेयर से ये क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। अब इसका हम एक डायग्राम ड्रॉ करें अगर, तो ये हम बना रहे हैं ब्लड कैपिलरीज, इफरेंट और एफरेंट। ठीक है, ये जो है कप शेप का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है। और ये बना दिया हमने ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है डीसीटी एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में। एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो दोनों कैपिलरीज हैं, आर्टीरियल कैपिलरीज हैं, इनके बीच में कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। उनके बारे में भी हम देखेंगे कि वो क्या हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेमिंग कर लेते हैं। ये जो है एफरेंट आर्टीरियोल्स, ये जो है इफरेंट आर्टीरियोल्स। ठीक, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, जिसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर मैं ये दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये सिंगल सेल इपिथेलियल सेल का बना हुआ है, हमने पढ़ा था अभी जस्ट। तो ये इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये है पीसीटी का। ठीक है, पीसीटी में जाकर के ये ब्रश बॉर्डर बनाती है, उसके बारे में हम अभी बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट वुमेन कैप्सूल के बारे में देख रहे हैं। तो ऐसे सा बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, नेटवर्क है कैपिलरीज का। ठीक है, इसका भी हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पे इस सेल के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ये जो है आपका ग्लोमेरुलस है, इसी ग्लोमेरुलस के अंदर ये जो आपके एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, इसी के अंदर ब्लड आता है। तो अब यहाँ से क्या है, कुछ चीज़ें फिल्टर होकर के ये जो वुमेन्स कैप्सूल में है वो
चली जाती हैं। ये वुमेन्स कैप्सूल जो बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये चली जाती हैं। क्या चला जाएगा? फिल्ट्रेट। यहाँ से जो बाहर निकल के आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, यहाँ पे बाहर निकल आएंगे, उनको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। और ये डीसीटी है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जैसा है। अब बेसिकली हम यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर, कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, कहाँ पे इसका नाम लिख लिया जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं जक्स्टो ग्लोमेरुलर अपर्नस। ठीक है, जक्स्टोग्लोमेरुलस अपर्नस। ठीक है, जक्स्टोग्लोमेरुलर अपर्नस बेसिकली क्या है? एक स्पेशल टाइप के सेल्स का जो समूह है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसमें बेसिकली 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। जो पहली सेल है उनका नाम है ग्रैन्युलर सेल। जो दूसरी सेल है उनका नाम है मैक्युलोड्यूसा सेल। और जो तीसरी सेल है उनको हम बोलते हैं एक्सग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। ठीक है। तो बेसिकली ये 3 टाइप की सेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल का स्ट्रक्चर ऐसा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिंगल सेल, जो हमने सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल यहाँ पे लिखा था, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और इस तरीके से एफरेंट और इफरेंट आर्टरी जाकर के अंदर कैपिलरीज बनाती हैं, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इन्हीं ग्लोमेरुलस को ये वुमेन्स कैप्सूल बाहर से कवर करके रखता है। तो जब फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट बाहर आता है तो इन्हीं के अंदर आता है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आता है। अब ये जो दोनों आर्टेरियोल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल के ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनको हम जक्स्टोग्लोमेरुलर अपर्नस कहते हैं। अब इनमें 3 प्रकार की सेल हैं, ग्रैन्युलर सेल और मैक्युलोडेंसल सेल और एक्सट्रोग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। ये 3 टाइप के बेसिकली सेल हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या है? ये रीनिन को रिलीज करते हैं या NaCl को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लिया। आपका जो ग्लोमेरुलस है ये पढ़ लिया, वुमेन्स कैप्सूल है ये पढ़ लिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, PCT के बारे में। ठीक है। PCT बेसिकली क्या होते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल की बनी होती है और इनमें ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रश बॉर्डर काम क्या करती है? अभी हमने पीछे वाले डायग्राम के अंदर, ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम के अंदर हमने बताया था कि यहाँ पे जो है ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होती है, यानी कि सेल जो है वो ब्रश बॉर्डर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रश बॉर्डर है वो काम क्या करता है। तो बेसिकली ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये किधर के साइड में पाया जाता है? जो ल्यूमिनर सरफेस होता है, ल्यूमिनर सरफेस, यानी कि ल्यूमन के साइड में, अंदर के साइड में पाया जाता है, प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनर सरफेस। और बेसिकली ये काम क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया, increase surface area for reabsorption and secretion। ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है?
हमने अभी पीसीटी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बारे में ये है कि लूप ऑफ हेनले हमने अभी पीछे पढ़ा था कि दो भागों में बटा होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो असेंडिंग होता है, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब किससे बना होता है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बना होता है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बना होता है। और जो डिसेंडिंग होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल से। डिसेंडिंग लिम्ब जो प्रेजेंट है वो सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, इससे ये बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल्स होता है वो बेसिकली उनमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 2 लेयर ऑफ सेल। ठीक है, पहला जो है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरसिलेटेड सेल। जो प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल काम क्या करती है, ये एल्डोस्टेरॉन और एडीएच के लिए रिसेप्टर का काम करती है। ठीक है, रिसेप्टर का काम करेगी, इनके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, हैविंग रिसेप्टर फॉर एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब जो ये दूसरी वाली है, दूसरी वाली जो सेल प्रेजेंट है, इंटरसिलेटेड सेल, इंटरसिलेटेड सेल काम क्या करती है, ब्लड पीएच को मेंटेन करती है, ब्लड पीएच मेंटेन करने का काम करती है। और दूसरा जो बॉडी है, जो ब्लड है, उनके अंदर होम्योस्टैटिस मेंटेन करने का काम करती है। इनका 2 काम है, मेंटेन होम्योस्टैटिस एंड जो ब्लड पीएच है उनको भी मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, कि जो नेफ्रॉन है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के प्रकार, नेफ्रॉन के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने अपनी पहले वीडियो में जब हम किडनी के बारे में बात कर रहे थे, तो किडनी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पिरामिड्स होते हैं, उन्हीं पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि नेफ्रॉन का जो कुछ हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, और कुछ जो हिस्सा है वो मेडुला वाले रीजन में होता है। तो बेसिकली जो नेफ्रॉन के टाइप्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, लोकेशन पे, है ना, डिपेंड अपॉन लोकेशन। यानी कि जो नेफ्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्हीं पे ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसके हिसाब से इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन नाम से ही पता चल रहा है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। ठीक है, जो किडनी है, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये लगभग 80 से लेकर के 85% जो नेफ्रॉन होता है वो कार्टिकल टाइप होता है। यानी कि कॉर्टिकल टाइप के जो नेफ्रॉन होते हैं वो लगभग 80 to 85% पाए जाते हैं। और इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। जबकि आपका जो ये सेकेंड टाइप है,
जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, नाम से पता चल रहा है जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर, ठीक है, यानी कि मेडुला के जो पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेडुलरी जो है वो मेडुला से लिया गया है, तो यानी कि जो मेडुला के पास में प्रेजेंट है उनको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, ठीक है। और नेक्स्ट है ये 15 to 20% लगभग ये पाया जाता है, इस टाइप का जो नेफ्रॉन होता है, और इसमें जो है लूप ऑफ हेनले एक्सटेंडेड डीप टू मेडुला रीजन, जो इसमें मेडुला रीजन के अंदर डीप तक गए रहते हैं, जो आपके लूप ऑफ हेनले होते हैं, ठीक है। लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला रीजन, ठीक है, मेडुला रीजन में लगभग डीप गए होते हैं। तो ये था जो नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में था। अब हम एक छोटी सी चीज़ इसमें और बची हुई है कि बेसिकली जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन शॉर्टली हम इसको समझेंगे। जो फंक्शन है बेसिकली ये 3 तरीके का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है सिक्रीशन। इन तीनों को हम सबसे पहले समझ लेंगे कि ये होता क्या है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है तो उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बाहर निकल जाएं और कुछ चीज़ें सेम तरीके से जो है उसी के अंदर रह जाती हैं, यानी कि फिल्टर आउट हो जाती हैं। जैसे कि हम घर में अगर कोई भी चीज़ फिल्टर करते हैं, जैसे कि पानी फिल्टर करते हैं, तो पानी के अंदर से जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो रुक जाती हैं और प्योर पानी हमें, प्योर वाटर जो है वो हमें मिल जाता है। तो सेम तरीके से किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जब ब्लड है, ब्लड जो है आर्टेरियोल से, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल से होकर के आता है और जाल बनाता है, ग्लोमेरुलस बनाता है, तो वुमेन्स कैप्सूल में कुछ चीज़ें जो है वो निकल के छन करके बाहर आ जाती हैं, और जो प्योर ब्लड है यानी कि जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ अब बहुत कम है या नहीं है, वो वापस से इफरेंट के द्वारा वेनस रिटर्न में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो कि कहाँ पे होगा, जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर होता है। रीएब्जॉर्प्शन, अब नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि कोई भी जो कंटेंट है, कोई भी सोल्यूशन है, उसका अगर मूवमेंट है नेफ्रॉन से ब्लड के साइड में हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेफ्रॉन से ब्लड। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन से अगर ब्लड में कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, कोई एलिमेंट या कोई कंटेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। जिसके जस्ट ऑपोजिट अगर कोई कंटेंट जो है वो ब्लड से नेफ्रॉन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। यहाँ पे ये 2 टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंटेंट है जो भी आपका फिल्ट्रेशन के बाद जो भी फिल्ट्रेट बचा, तो अगर उसका जो मूवमेंट है वो नेफ्रॉन से ब्लड के साइड में हो रहा है तो वो रीएब्जॉर्प्शन है। अगर किसी कंटेंट का जो मूवमेंट है वो ब्लड से नेफ्रॉन की ओर हो रहा है तो वो क्या है, सिक्रीशन है। अब अगर हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बारी बारी से सबका फंक्शन देखते हैं। पहला जो है ग्लोमेरुलस का अगर हम देखें, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या काम करेगा, फिल्ट्रेशन का। जस्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन ये किसका किसका करेगा, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये फिल्टर आउट करता है। कौन, ग्लोमेरुलस। अब नेक्स्ट है आपका रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल काम क्या करता है, ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम करता है। कलेक्ट द फिल्ट्रेट
जो फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बचा उसको कलेक्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पीसीटी। पीसीटी काम क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है ना। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, और जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के द्वारा, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। अब किन किन चीजों का लगभग यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का, ठीक है, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनका लगभग यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले। इसका काम क्या है? लूप ऑफ हेनले बेसिकली क्या करता है? वाटर एंड सॉल्ट, इनका रीएब्जॉर्प्शन करता है। वाटर और सॉल्ट जो है ये रीएब्जॉर्ब होते हैं वापस से लूप ऑफ हेनले में। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये बेसिकली क्या काम करता है? सिक्रीशन का। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ये फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम कर रहा है, तो सिक्रीशन वाला जो काम है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? डीसीटी के अंदर, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ वेस्ट इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है। फिल्ट्रेट में सीधे जो है वो सिक्रीशन कर देता है। और लास्ट में आपका बच जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली क्या काम कर रहा है? ये सिक्रीशन ऑफ वेस्ट, सिक्रीशन ऑफ वेस्ट इनटू फिल्ट्रेट, ये जो प्रोसेस है वो डीसीटी के अंदर कंप्लीट हो गया। तो अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? यूरिन को रीनल पेल्विस में भेजने का काम करता है। पासेस यूरिन इनटू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया है। तो ये जो यूरिन है उनको रीनल पेल्विस में भेजने का काम करता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जो होता है। अब इसको एक यहाँ पे छोटा सा हम अगर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये बस ये समझने के लिए है कि ये आपका जो फिल्ट्रेशन और बाकी का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा डायग्राम है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। आपका ग्लोमेरुलस है, यहाँ से जो ब्लड है वो ब्लड अंदर आया और यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हुआ। यहाँ पे जो बच गया इसको हमने क्या कहा? फिल्ट्रेट, ठीक है। अब फिल्ट्रेट ये क्या है? सॉरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड भरा हुआ है, जो ऐसे ब्लड को वापस से लेकर के जा रही है, ठीक है। अब फिल्टर होने के बाद जब फिल्ट्रेट इसमें आ गया तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो वापस से जो कुछ कंटेंट हैं वो कुछ कंटेंट यहाँ से क्या होंगे? इधर के साइड में मूव कर जाएंगे। अब जो नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरीज जो है, या ब्लड में हम कह सकते हैं, या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर मूव कर रहा है, ये क्या है? रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ये क्या है? रीएब्जॉर्प्शन है। अब कुछ जो कंटेंट होंगे वो यहाँ से, यानी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हम कह सकते हैं, या फिर ब्लड से नेफ्रॉन की ओर क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये क्या कहलाएगा? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये बेसिकली जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का फंक्शन था,
ठीक है, नेफ्रॉन के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया और नेफ्रॉन का फंक्शन एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल, रीनल कैप्सूल या वुमेन्स कैप्सूल, उसमें जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पीसीटी। पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जैसे वाटर और ग्लूकोज का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे मेनली वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डीसीटी। डीसीटी के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्लड से जो है फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं या फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं या नेफ्रॉन के साइड में मूव कर जाते हैं, जिनको हम बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन के नाम से जानते हैं। बाद में आता है कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट क्या है, जो भी यूरिन फिल्टर होने के बाद जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, माइनर से कैलिक्स से मेजर कैलिक्स फिर रीनल पेल्विस से ले जा कर के फिर वो उसके रास्ते यूरेटर और ब्लैडर के अंदर चला जाता है। तो ये बेसिकली फंक्शन था हमारे नेफ्रॉन का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।